हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योगिता के स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो हर हर महादेव आप सभी को। अच्छा, तो गाइस कल जो है लोअर पीसीएस 2026 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो ये यहाँ पर हम हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हिंदी वाले पोर्शन को। तो कल मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी कि मेरे तबीयत ख़राब थी, तो रात को मेडिसिन लेके आए। इसके बाद में मेरे को थोड़ी सी राहत है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो इस एग्ज़ाम में जो हिंदी के क्वेश्चन आए थे 10, टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर से ही कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन था कि तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। वाक्य में काल पूछा है कि तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, वाक्य में काल है। तो ये जो सेंटेंस है वो कंडीशन वाला सेंटेंस है। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या है, हो जाते। तो यहाँ पर एक तो ये हमारा हो गया कि जाते, तो भूत तो है इसमें। तो कौन सा भूत है? आसन्न भूत है? नहीं। सामान्य भूत है? नहीं। इसमें ना कोई थाती थे तो है नहीं ऐसा। संदिग्ध भूत है कि शायद होता, ऐसा कुछ है? नहीं। हेतु में तो मत भूत, ये कौन सा भूत होता है? तो हेतु मतलब एक सेंटेंस जो है वो दूसरे पर कारण से संबंधित होता है। तो देखिए, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा हेतु मत भूत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि यहाँ पर पूछा है अशुद्ध, ना कि शुद्ध। अक्सर हम लोग जल्दबाजी में शुद्ध देखते हैं और एक ही शुद्ध देखा और उसी को टिक किया। तो ये नहीं करना है हमको। हमें पहले प्रश्न पढ़ना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है, देखिए पढ़ते हैं चारों ऑप्शन की। क्षिति, बी है शारीरिक, सी है अधीन और डी है अहल्या। तो क्षिति का अर्थ है पृथ्वी, धरती, तो ये तो सही है। शारीरिक भी हमने पढ़ा है तो शारीरिक भी सही है। अधीन भी सही है। अहल्या, यहाँ देख रहे हैं हम अहल्या, क्या अहल्या सही है? क्या आपने कभी ऐसा ही अहल्या देखा है, पढ़ा है? नहीं, क्योंकि अहिल्या जो होता है, अहल्या नहीं होता, अहिल्या होता है। क्या होता है? सही शब्द क्या होता है गाइस? अहिल्या। इस पे छोटी की मात्रा होती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आंधी के आम होना। आंधी के आम होना मुहावरे का अर्थ है वश में न रह पाना, सस्ती चीज़ें, सी है आपका बाधक बनना, डी है जीवन के यथार्थ को जानना। तो आंधी के आम होना, तो यहाँ पे बस में न रह पाना, ये इससे संबंधित नहीं है। बाधक बनना, ये भी इससे संबंधित नहीं है। जीवन के यथार्थ को जानना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। सस्ती चीज़ें इसका राइट आंसर है। राइट आंसर कैसे है कि आंधी के आम होना। हम सभी जानते हैं कि आंधी के समय में, आंधी के मौसम में क्या होता है कि आम अपने आप ही नीचे टपकते हैं, गिर जाते हैं। काफ़ी अधिक मात्रा में आम गिर जाते हैं। तो क्या होता है, उनका मूल्य में गिरावट हो जाती है, सस्ते हो जाते हैं क्योंकि गलते सड़ते हैं इसलिए, और अधिक मात्रा में होते हैं इसलिए क्या होता है कि वे सस्ते हो जाते हैं। तो उसी बात से हम इसका राइट आंसर उसी से कनेक्ट करते हुए हम क्या करेंगे, सस्ती चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ भी अशुद्ध पूछा है। प्रश्न पर ध्यान देंगे कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो विंध्याचल बहुत प्राचीन है, सब प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं, वह पौधों को सींचता है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विंध्याचल बहुत प्राचीन है, सही है। दासता युक्त जीवन ठीक नहीं, ये भी वाक्य ठीक है कि इनकी गुलामी नहीं करनी चाहिए किसी की। वह पौधों को सींचता है, ये भी वाक्य सही है। लेकिन यहाँ लिखा है कि सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको कहीं तक सही लग रहा होगा। अब यहाँ अशुद्ध क्यों कहा गया है इसको, तो देखिए सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, ये जो प्रमाण के आगे सा लगा है इसका अर्थ भी सहित होता है, और वाक्य में ऑलरेडी और एक और सहित दे रखा है। तो जब ऑलरेडी सहित है तो यहाँ पर सहित की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अगर हमारा ये हटा देते, हम किसी इस सा को हटा देते, होता कि प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, तो ये सही होता है, एकदम सही होता है। या होता सप्रमाण, ये ना होकर सप्रमाण सहित, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए तो भी सही होता। लेकिन ये दो सहित होने के कारण ये वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और यहाँ है जब कोई, पांचवा क्वेश्चन है, जब कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाती है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जब कोई संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाती है तो उसे क्या कहेंगे, ज्ञापन कहेंगे, नहीं। अनुस्मारक कहेंगे, नहीं। परिपत्र कहेंगे, नहीं। विज्ञप्ति, हाँ यही सही है, विज्ञप्ति। क्योंकि देखिए जैसे कि हम लोग भी विज्ञप्ति देखते हैं तो उस पर वो आम जनता के लिए होता है, वो कि उसे सारे व्यक्ति, बहुत अधिक मात्रा में लोग देखते हैं। तो विज्ञप्ति जो है वो अधिक से अधिक लोगों को सूचना देने के लिए होती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ पूछा है तत्सम है। तत्सम क्या, जो शुद्ध शब्द होते हैं, संस्कृत पर आधारित होते हैं, वे शब्द संस्कृत कहलाते हैं, जो संस्कृत से निकले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है किसान, उत्साह, अनाज, इमली। तो किसान तत्सम है, नहीं। अनाज नहीं, इमली नहीं, क्योंकि ये जो है वो तद्भव है। किसान तद्भव है, अनाज तद्भव है, इमली तद्भव है। ये जो उत्साह है ये तत्सम है। और क्योंकि उसका जो तद्भव होता है, हम सभी जानते हैं, उसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, उत्साह। क्या होता है, उत्साह। तो उस आधार पर ये जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण, अनुधन वेषण, अनुधन एषण, अनुधन वेषण। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका अनुधन एषण। अब आप कहोगे कि कैसे होगा, तो अनुधन एषण कैसे सही है, अन्वेषण कैसे बनेगा। तो हमको अन्वेषण का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर है आपका अनुधन एषण, ये इसका राइट है। कैसे है आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है आपका उ, और यहाँ पर क्या है ए। ठीक है, तो उ से क्या बनता है आपका व, और यहाँ ए से क्या बनता है, ए ही बनता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनधन व धन ए धन क्षण। तो ये क्या हो गया आपका अन्न, ये इस पर वहाँ पे एक ही मात्रा लग जाएगी, अन्वेषण। ठीक है, तो यहाँ पर अन्वेषण इस तरीके से बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा इसका अनुधन एषण।
और आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। ये है आपका ओ तथा औ का उच्चारण स्थान है दंत व तालु, कंठ व तालु, दंत व ओष्ठ, कंठ व ओष्ठ। तो देखिए ओ और औ को बोलने में क्या हमारे दांत, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि क्या दांतों से जीभ टच हो रही है ओ बोलने में या औ बोलने में। नहीं। तालु से टच हो रही है हमारी जीवा। नहीं। कंठ व तालु, कंठ से निकल रहे हैं, यस कंठ से निकल रहे हैं, लेकिन तालु से जीभ का स्पर्श है नहीं। दंत व ओष्ठ, दांत का तो हमने पहले ही मना कर दिया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। कंठ व ओष्ठ, तो कंठ से तो ये स्वर निकलते ही हैं कंठ, लेकिन क्या ओष्ठ का इसमें प्रयोग है? जी बिल्कुल। तो कंठ व ओष्ठ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों, तो हमारा 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के माध्यम से मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। तो ये क्या होगा? आपका विवरण चिन्ह होगा, उद्धरण चिन्ह होगा, योजक चिन्ह होगा या निर्देशक चिन्ह। प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों, यानी कि जो युग्म होते हैं ना, सेम टू सेम होते हैं, बार बार, तो युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट, जैसे कि दिन रात, ठीक है, तो उनमें संबंध स्पष्ट करने के लिए शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। तो किस चिन्ह का उपयोग करेंगे हम? किसका करेंगे? योजक चिन्ह का, जो इस तरीके से लगाया जाता है, डैश के तरीके से। तो 10वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा